नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। एथलीट फुट नाम का रोग किसके द्वारा होता है? एथलीट फुट नाम का रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी नेमाटोड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, फंगस के द्वारा होता है। एथलीट फुट नामक रोग जो होता है वो फंगस के द्वारा होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कारक और रोग। बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं वो टाइफाइड होता है, बुखार होता है, हैजा होता है, टेटनस होता है, क्षय रोग जिसे टीबी कह देते हैं वो होता है, और एंथ्रेक्स होता है, डिप्थीरिया आदि रोग होते हैं जो बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होते हैं। और वायरस के कारण जो रोग होते हैं वो खांसी होती है, जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू होता है, बुखार होता है, एड्स होता है, खसरा होता है, पोलियो होता है, चेचक होता है और चिकन पॉक्स आदि होते हैं। और हेपेटाइटिस रोग भी इसके कारण ही होता है जो पीलिया के अंतर्गत आता है। और फंजाई के कारण जो है, फंजाई या कवक कह देते हैं जिन्हें, उसके कारण त्वचा संबंधी रोग होते हैं, रिंग वॉर्म होते हैं और एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। और प्रोटोजोआ के कारण जो होते हैं, मलेरिया होता है, काला जार होता है और निर्दालु व्याधि होती है। और कृमि के द्वारा जो होता है, आंत्र संबंधी जो है संक्रमण होते हैं, आंत कृमि और फील पाउंड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? इनमें से कौन पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए बोरॉन, बी जिंक, सी सोडियम, डी कॉपर। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, सोडियम नहीं है, पोषक तत्व नहीं है। सोडियम पोषक तत्व नहीं होता, पौधों के लिए अनिवार्य है। और पौधों के लिए दोस्तों 17 अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं, जिनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और वातावरण है और जल में मिलते हैं। और देखिए और डिटेल देख लीजिए, मैंने अभी बताया था आपको कि मिट्टी की अच्छी सेहत के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वातावरण और ये जल में मिलते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यदि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी हो जाए तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। और मैग्नीशियम, सल्फर वृहत पोषक तत्व होते हैं, ये वृहत पोषक तत्व होते हैं। और डिटेल देखिए इसके बारे में। मिट्टी की गुणवत्ता हम SAR मान से भी पता लगा सकते हैं। SAR मान का मतलब है सोडियम अब्सॉर्प्शन रेटियो होता है इसका मान, यानी ये सोडियम को कितना अब्सॉर्ब करता है। देखिए यहाँ से Mg प्लस CO कैल्शियम है, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम और सोडियम है यहाँ पर ये। तो सोडियम अब्सॉर्प्शन रेटियो जो है इसका 0 से 8 है, मिट्टी के लिए बेहद अच्छा है। 0 से 8 है सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशन वैल्यू जो है, यदि SAR 0 से 8 है तो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी गंडक, डी गोदावरी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, नर्मदा नदी है। सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। और दोस्तों आपको बता दें, और डिटेल देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। देखिए नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से ये निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है। और ताप्ती नदी जो है वेतुल मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है ये और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है ये। और गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है और पटना के समीप गंगा में हाजीपुर के पास मिल जाती है ये गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और देखिए गोदावरी नदी जो है ये नासिक जिले में महाराष्ट्र के वयम्बक गांव से की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है गोदावरी नदी। और सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा ही नदी है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये
और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। 1465 मीटर लंबी है, किलोमीटर है, किलोमीटर में है ये, 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी। और हमारे देश की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। मनुस्मृति का मुख्य रूप से जो संबंध है वो ऑप्शन ए शासन कला से है, बी अर्थशास्त्र से है, सी कानून से है, डी सामाजिक व्यवस्था से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, कानून व्यवस्था से है। मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध कानून व्यवस्था से है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए, मनुस्मृति हिंदुओं का जो है विधि विधान से संबंधित पुस्तक है। मनुस्मृति हिंदुओं के विधि विधान से संबंधित पुस्तक है और यह हिंदू धर्म की प्रथम विधि का संग्रह है। और मनु भारत के प्रथम विधि वेता भी कहे जाते हैं। ये मनु भारत के प्रथम स्मृतिकार भी हैं और मनुस्मृति हिंदू विधि विधान का आधार है। मनुस्मृति जो है हिंदू विधि विधान का ये आधार है। और मनु पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। मनु जो रहते थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये रहते थे। जो शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके दरबार में ये रहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लाहौर में, बी मद्रास में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। लाहौर में हुआ था ये 1929 में। और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, प्रत्येक 26 जनवरी को। और सर्वप्रथम संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। संपूर्ण देश में सर्वप्रथम जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन और 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं वह है। किस दर से बैंक जो है आरबीआई को ऋण देते हैं? ऑप्शन ए रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन सी बैंक रेट, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, रिवर्स रेपो रेट के द्वारा बैंक जो है आरबीआई को ऋण देते हैं, आरबीआई को ऋण देते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जब व्यावसायिक बैंक के पास तरलता अधिक होती है तो आरबीआई के पास अल्पकाल के लिए जमा करता है उसे, और उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो दर उसे कहा जाता है। और जब व्यवसायी बैंकों के पास तरलता की कमी होती है तो उस स्थिति में जब अल्पकाल के लिए आरबीआई द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर जो ब्याज लिया जाता है उसे रेपो दर कहा जाता है, उसे रेपो दर कहा जाता है। और डिटेल देखिए, बैंक दर जिस दर पर आरबीआई व्यवसायी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, एसएलआर के अंतर्गत बैंकों को एक निश्चित राशि आरबीआई के पास रखना होता है, एसएलआर के अंतर्गत। और आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। तो ये थी जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।